Welcome to 80-20 series. In this series, we are going to discuss 80% of our economics syllabus through 20% of PYQs. This is our episode 1. In this episode 1, we are going to discuss the concept of national income and GDP. आज आपके यूपीएससी दोस्त आपको क्या सिखाने वाला है? आपके दोस्त आपको ये सिखाने वाला है कि नेशनल इनकम से यूपीएससी ने क्या-क्या क्वेश्चन पूछे हैं। अब यूपीएससी ने यहाँ पे एक गड़बड़ की है। एक यूपीएससी का खुद का माइंडसेट है, एक कंट्रोवर्सी है इस टॉपिक से रिलेटेड, जहां पे वो एक अपना स्टैंड बना के उसने क्लियर कर लिया यूपीएससी ने, और उसी स्टैंड के हिसाब से वो क्वेश्चन के आंसर मानता है। हो सकता है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन के आंसर कुछ और हो, बट यूपीएससी कॉन्स्टेंटली अपने ही इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो क्वेश्चन मानता है। तो हम उस कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि फ्यूचर में हम उसी माइंडसेट से क्वेश्चन को करें। ठीक है। उसके अलावा हम जीडीपी के ट्रेंड्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सो विदाउट टेकिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट एपिसोड 1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इज प्योरली based on the concept, purely based on the formula. National income is the, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कोस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कोस्ट। ठीक है। मतलब गड़बड़ कहां कहां है? नेट में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, नेट में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, नेट मतलब सही है। उसके अलावा नेशनल एंड डोमेस्टिक में आपको चूज करना है, एंड मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट में आपको चूज करना है। अगर मैं नेशनल एंड डोमेस्टिक की बात करूं, तो नेशनल इनकम है तो नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन डी, सी एंड डी आपका कट हो जाएगा। क्लियर है? सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस है या फिर फैक्टर कोस्ट है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कोस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब समझ आएगा कि नेट और ग्रोस की क्या कहानी है। एक नेट चीज नेट कैसे बनती है? जब ग्रॉस में कुछ माइनस करेंगे, वो क्या माइनस करेंगे वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे बन सकता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे बन सकता है, ये भी हम जानेंगे आगे के क्वेश्चन में। तो ये यूपीएससी का मेन फोकस्ड एरिया है कि नेट एंड ग्रोस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फैक्टर एंड मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फ्रॉम दिस क्वेश्चन हम ये डिराइव कर रहे हैं। आगे अभी आपको इसके बारे में और क्वेश्चन से समझ आएगा। National income is defined as a sum total of all factors income earned by the normal resident of a country in an accounting year. So sum total of all factors. So there are four factors of economy. Four factors कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। ठीक है। सो लैंड से क्या आता है? लैंड से आता है आपका रेंट। ठीक है। लेबर से क्या आता है? वेजेस। ठीक है। आपके एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर आपका इंटरेस्ट, सॉरी, प्रॉफिट। ठीक है। एंड आपका सी मतलब एंटरप्रेन्योर, ई मतलब एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। क्लियर? ये बात याद रखना। ठीक है। सो नेशनल इनकम मेजर्स हु अर्न व्हाट, नॉट व्हाट कंज्यूमर्स पेड। ठीक है, ये बात याद रखना। नेशनल इनकम हमेशा प्रोडक्शन बेस्ड याद करता है, इसीलिए फैक्टर कोस्ट में इसको हम तरीके, तो मार्केट प्राइस कंज्यूमर का व्यू लेता है और फैक्टर कोस्ट प्रोड्यूसर का व्यू लेता है, और आपका नेशनल इनकम फैक्टर कोस्ट मतलब प्रोड्यूसर का व्यू है, इसलिए फैक्टर कोस्ट में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपका नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है। तो द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कोस्ट। ये अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी नॉलेज यहां तक है। फैक्टर कोस्ट है तो हम फैक्टर कोस्ट ढूंढते हैं, कहीं पे लिखा है कि यहाँ पे तो मार्केट प्राइस लिखा है, यहाँ भी मार्केट प्राइस लिखा है, यहाँ भी मार्केट प्राइस लिखा है, यहाँ भी मार्केट प्राइस लिखा है। इसका मतलब चारों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए, बट ड्रॉप नहीं है। इसका मतलब क्या है? यूपीएससी ने मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कोस्ट कैसे करना है वो जानना होना, पता होना चाहिए। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रॉस 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 ग्रॉस, बात समझ आ रही है? इसका मतलब हमें ग्रॉस को नेट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। दूसरा, हमें मार्केट प्राइस को कैसे फैक्टर कोस्ट बनाते हैं वो पता होना चाहिए। दो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये है, दीज आर द फर्स्ट प्री रिक्विजिट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं है, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं। जहां पे जुगाड़ लगेंगे आई डेफिनेटली, मैं आपसे ज्यादा खुश हूं जुगाड़ बताने में, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्ट होगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट की बात।
ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचो कि मैं जुगाड़ से क्वेश्चन कर लूं, ये क्वेश्चन जुगाड़ वाला है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको पढ़ो भी उसी तरीके से और इसको टैकल भी कॉन्सेप्ट से कीजिए। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट कैसे कर सकते हैं? ग्रॉस से नेट कर सकते हैं जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को, वियरिंग टीयरिंग को माइनस कर देंगे तो वो नेट बन जाएगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे कर सकते हो? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जब कर सकते हो तब आप, जब आप टैक्सेस टैक्सेस को आप ऐड कर दो, उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दो। ठीक है, मतलब टैक्सेस से सब्सिडी माइनस करके, मतलब नेट इनडायरेक्ट, मतलब इसमें भी नेट का कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर प्लस कर दोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा फैक्टर कॉस्ट का। ये बात दिमाग में रखो। अब देखो चारों ऑप्शन को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन, अगर डेप्रीशिएशन माइनस किया तो ये तो नेट हो गया। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, बट इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट तो आया ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अधूरा है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब नेट तो बन गया। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही फंसाया गया है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, मतलब नेट बन गया। अब उसके अंदर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द, नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड ऐसे भी यहाँ पे नहीं है। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है? सो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस कैसे करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे करते हैं, ये अगर किसी को पता हो तो ही ये क्वेश्चन किया जा सकता है। दिस इज द प्योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्योर आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन को एक बार हम आंसर को रीड कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन को। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट दैट डिराइव्स इट स्टेप बाय स्टेप, डिराइव अब जो हमने किया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आप इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दो डेप्रिसिएशन तो आपका हो जाएगा एनएनपी एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऐड कर दो सब्सिडीज, तो टोटल आपका बन जाएगा नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को रट लो एकदम दिमाग में। ठीक है, इस डायग्राम को रट लो। ठीक है, डायग्राम क्या कह रहा है, जीडीपी, यहां से शुरू करो इस डायग्राम को। जीडीपी दिख रही है आपको? ठीक है, जो मैंने शेडेड पार्ट किया है। जब जीडीपी में आप ऐड कर दोगे, जब आप जीडीपी में ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बीच में यूपीएससी ने दो ऑप्शन में डाला था, तो जीडीपी में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड करते हो तो आपका बनता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, अब जब ग्रॉस नेशनल इनकम से आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, मतलब आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, तो आपका बनता है, जब आप जी से मतलब ग्रॉस से डेप्रिसिएशन करोगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस निकलेगा। जब नेट से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज निकालोगे तो एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल याद है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो जीडीपी से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, ये जीडीपी पूरी थी, इसमें से अगर डेप्रिसिएशन इस बॉक्स को अगर आप हटा दोगे तो आपका बन जाएगा एनडीपी मार्केट प्राइस पे, और इसमें से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी हटा दोगे तो आप मतलब ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया। मतलब इस डायग्राम से एक बात याद रखो, डेप्रीशिएशन नेट वाले में कॉन्सेप्ट, मतलब नेट से ग्रोस कैसे बन सकते हैं और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन आगे फ्यूचर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक से, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन है, एक बार पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, इसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका, वो है इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम वाई ऑफ द इकोनॉमी इज सी आई जी एक्स एम स्टैंड फॉर द कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन का ओरिजिन क्या हुआ है वो हमें जानना जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन का ओरिजिन है, मैं आपको यहां समझाता हूं। पहले इसका क्वेश्चन का ओरिजिन समझो। ओरिजिन का मतलब है कि क्वेश्चन पूछा कहां से है, पूछा है आपका नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी। ठीक है,
मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। अब मेथोडोलॉजी को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, ठीक है। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है आपका इनकम मेथड, ठीक है। यूपीएससी का इंटरेस्ट कहां पे है? यूपीएससी का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अगर है वो है एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। फिर है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, इसको भी हम समझते हैं, और इनकम मेथड, ठीक है। इसमें यूपीएससी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम मेथड से एनएसओ इंडिया की जीडीपी को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता ही नहीं है। इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट होती है फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। पहली बात तो आप ये समझो, ठीक है, इनकम मेथड से नहीं होती है। सो ये दो इंपॉर्टेंट है। ये कभी यूपीएससी, बहुत ही रेयर चांस है यहां से कुछ पूछेगा, तो इसलिए इसको दिमाग मत लगाओ, आप इधर मेथोडोलॉजी पे दिमाग लगाओ, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में आपको क्या दिमाग में रखना है? एक टिपिकल स्टैंडर्ड बुक्स का एग्जांपल लेके यूज कर रहा हूं कि व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। एक टिपिकल हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में एक एग्जांपल यूज होता है फार्मर एंड बेकर का, ठीक है। फार्मर ने फार्मर ने 100 रुपीज की वीट को प्रोड्यूस किया, 100 रुपीज की वीट को वर्थ ऑफ वीट को प्रोड्यूस किया, वीट, ठीक है, ठीक है। उसमें से 50 उन्होंने कंज्यूम कर ली, फार्मर ने 50 खुद सेल कंज्यूम कर ली, और 50 उन्होंने सेल कर दी, ठीक है। जब उन्होंने 50 सेल की, किसको की सेल? बेकर को सेल की, ठीक है। तो बेकर ने उस 50 रुपीज को एज ए इनपुट यूज किया, ठीक है, और 200 रुपीज की ब्रेड बना दी, मतलब वर्थ ऑफ 200 की ब्रेड बना दी। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? अब देखो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, ये बात दिमाग में समझो। तो अगर मैं फार्मर का प्रोडक्शन देखूं तो फार्मर ने प्रोड्यूस किया 100 रुपीज, ठीक है। चाहे 50 उन्होंने कंज्यूम कर लिया, 50 सेल कर दिया, प्रोड्यूस कितना किया? 100 प्रोड्यूस किया। बेकर ने कितना प्रोड्यूस किया? 200, ठीक है। लेकिन बेकर ने 200 का प्रोड्यूस किया, बट उसमें 50 तो पहले से ही हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, इस 100 में से वो 50 तो पहले से ही है, ठीक है। तो 50 का डबल काउंटिंग हो रही है, तो 50 यहां से माइनस कर देंगे। तो टोटल अगर मैं देखूं, तो 100 प्लस 200 माइनस 50, ठीक है, तो इज इक्वल टू 250 का टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है स्टेजेस पे। अगर फार्मर के स्टेज पे देखें तो उन्होंने 100 रुपीज का वैल्यू एड किया है, और फिर अगर मैं उनकी बात करूं आपके बेकर की, तो उन्होंने 150 रुपीज का वैल्यू एड टोटल किया है। तो इसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। बहुत सिंपल। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर मेथड, इसको समझते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड बताता हूं। इसको समझिए, पहले इस क्वेश्चन को देखिए। एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली अगर पता हो तो पता हो, नहीं पता हो तो नहीं पता हो। फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी, मतलब होता है, और आई, मतलब इनके वर्ड भी, नॉमेनक्लेचर भी बहुत सोच समझ के लिए गए हैं। सी, आई, जी, एक्स, ठीक है, एक एक का मतलब है, आप समझिए। तो इसका अगर मैं आंसर देखूं तो बहुत क्लियर अगर आंसर है तो सी प्लस आई प्लस जी माइनस, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। सी प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको समझो, पूरे फॉर्मूले को समझो, तो आपको पूरी बात समझ आएगी। आई होप आपने भी यही आंसर लगाया होगा। सी का मतलब है कंजम्पशन, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद x माइनस एम, एक्स का कोई मतलब होता है और m का मतलब होता है। क्लियर? अब एक एक को समझो। कंजम्पशन कौन करेगा? कंजम्पशन कौन करेगा? एक्सपेंडिचर मेथड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। व्हाट इज जीडीपी? व्हाट इज नेशनल इनकम? ठीक है, आप समझो नेशनल इनकम क्या है या जीडीपी क्या है। मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं, वैसे कॉन्सेप्ट में माइन्यूटली डिफरेंस है, बट यूपीएससी भी इसी तरीके से इसको लेता है, तो मैं भी जीडीपी, नेशनल इनकम एक मात्रा, एक ही समझता हूं। सो प्रोडक्शन, ठीक है, इनका फोकस फोकस क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देखा है, प्रोडक्शन पे फोकस होता है। सो प्रोडक्शन, अगर कोई चीज प्रोड्यूस हुई है तो कोई ना कोई उसको कंज्यूम करेगा, जब उसको कंज्यूम करेगा तो वो एक्सपेंडिचर करेगा। अगर हमने उनके एक्सपेंडिचर को ही कैलकुलेट कर लिया तो हमें प्रोडक्शन पता चल जाएगा, और प्रोडक्शन पता चल गया तो हमें नेशनल इनकम पता चल जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्लियर है? अब समझो कि कंजम्पशन कौन कर रहा है। कंजम्पशन कर रहा है आपका हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कंज्यूम करता है।
इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? कंज्यूम भी करती है प्लस इन्वेस्टमेंट भी करती है। ठीक है, और एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, तो एक्स आया यहां से, एम आया इंपोर्ट, एम आया यहां से। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का, कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जिसमें आप सी मतलब आप सारा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन देख रहे हो, प्राइवेट हाउस होल्ड मतलब सॉरी हाउस होल्ड का कंजम्पशन देख रहे हो, आई से आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो पूरे प्राइवेट का, जी से आप गवर्नमेंट का कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों देख रहे हो, प्लस आप इंपोर्ट से आपके सॉरी टोटल एक्सपोर्ट से माइनस कर रहे हो इंपोर्ट को। अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन आ जाता है तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट हो जाती है नेशनल इनकम। आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। तो एनी ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम आउटपुट इंक्लूड सी आई जी एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स एंड कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड, हेंस y is equal to c plus i plus g plus x minus m। आई होप आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। यूपीएससी का यहीं पे फोकस है, और एक क्वेश्चन मैं आपको अभी नेक्स्ट दिखाता हूं, उधर भी यूपीएससी ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है बीच में, तो एलिमिनेशन में कॉन्सेप्ट काम आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू दी, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, सम ऑफ द टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, some of the personal income of the all individual and money value of final goods of service produced। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, तो ये कहीं ना कहीं एनएनपी को दिखा रहा है। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। ओके, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल कंजम्पशन को आप ले लो, आप टोटल इन्वेस्टमेंट को ले लो, एक्सपेंडिचर को, तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां पे गया? अगर हमने अभी एक्सपेंडिचर मेथड देखा तो उसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी तो थे, वो तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो मतलब ये हाफ है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। अभी हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या फॉर्मूले में होता है, देखो उसी फॉर्मूले से एक ऑप्शन बन गया है। ये बात समझ आ रही है? मतलब यूपीएससी का फोकस कहां पे है, यहां से हमें सीखना क्या है कि यूपीएससी नेशनल इनकम की मेथडोलॉजी को कैलकुलेट करने में एक्सपेंडिचर मेथड्स को आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 2 बार उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं प्रीवियस बहुत पुराने क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूं, उससे आपको ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्लियर? तो ये ऑप्शन नहीं है। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, क्या वो नेशनल इनकम है? ठीक है, हो सकती है, लेकिन ऐसा हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि पर्सनल इनकम के अंदर आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती है, और ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती एज पर दी कैलकुलेशन। अगर हम देखें तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये जीडीपी होती है। ठीक है, और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर, बट यूपीएससी मानता है ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं पे कंट्रोवर्सी है। यूपीएससी नेशनल इनकम को जीडीपी ही मानता है, नेशनल इनकम को इंटरचेंजेबली जीडीपी ही मान रहा है, उनका स्टैंड यही है। 2013 का ये क्वेश्चन है, यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर डी है। इसका मतलब हमें यहां से सीखना क्या है, ये सीखना है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी। इसीलिए मैंने पहले भी, मुझे पता था कि आप थोड़ा ऑफेंड हुए होंगे कि यार इसने नेशनल इनकम जीडीपी को इक्वल क्यों लिख दिया, क्योंकि यूपीएससी का स्टैंड यही है और हमें इसी स्टैंड को मेंटेन करके रखना है। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड। मुझे पता है ए भी सही है आंसर, इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा क्लोज है, बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। ध्यान से समझना, नेशनल इनकम इज कॉमनली डिफाइंड इन ऑफिशियल यूपीएससी सोर्सेज एज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the geographical boundaries of the country during a specific period, usually 1 year. This is essentially the definition of gross domestic product at the market price. While in technical sense, national income refers to the net national product at the factor cost, and some sources argues that the option A, produced by national, is a technically closer to the national concept. The official UPSC answer key 2013 exam specify option D as a correct. The various approaches to calculate national income all aim to arrive at the same value of economic activity, focusing on final products to avoid double counting। तो यूपीएससी ने जो हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका है, इसमें हम प्रोडक्शन को ज्यादा फोकस देते हैं, टोटल वैल्यू पे फोकस करते हैं, मतलब टोटल मनी वैल्यू पे फोकस करते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यूपीएससी ने सही माना है। आपको फ्यूचर में ये बात याद रखनी है। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों सही नहीं है वो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन, इसमें
फॉर्मूला अधूरा है, इसमें नेट एक्सपोर्ट की बात नहीं की। और पर्सनल इनकम की बात करें तो उसके अंदर आपके ट्रांसफर पेमेंट्स भी आते हैं, जो ऑलरेडी हम ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम की काउंटिंग में। तो यहीं से सवाल उठता है जो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं इस एपिसोड के अंदर, कि यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेशनल इनकम में हम किन किन चीजों को काउंटिंग में इंक्लूड करते हैं और किनको एक्सक्लूड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स आप बता सकते हैं, एक दो जितना आपको पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप बहुत अटेंटिवली आप एपिसोड्स को देख रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि जस्ट आप स्पीड बढ़ा ली आपने 2x पे और फटाफट 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 बस क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, नहीं, तो मुझे पता चलेगा कि आप सच में बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, ठीक है। सो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या आता है, वैसे ये नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एपिसोड उसी पे है पूरा। बट यहाँ पे ये जीडीपी का क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट यूपीएससी ने यहाँ पे जीडीपी माना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, यूपीएससी ने माना है जीडीपी, ठीक है। ग्रोथ को वो क्वांटिटेटिव सेंस में देखते हैं, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, व्हाट आर द क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट बेसिकली इतना समझो कि यूपीएससी के हिसाब से ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी, ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है पर कैपिटा रियल इनकम, ठीक है। तो आप यहां से समझिए व्हाट इज पर कैपिटा रियल इनकम, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाट इज पर कैपिटा रियल इनकम इसको जान लो, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है, ये आपको नहीं पता, इसलिए ऑप्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पर कैपिटा रियल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द कांस्टेंट प्राइस। व्हाट इज कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर को हम मान के चल रहे हैं, फिर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा रियल इनकम क्या दिखाता है, ये रियल इनकम ऑफ अ पर्सन दिखाता है, ठीक है, एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। ये पॉपुलेशन ग्रोथ अनलाइक जीडीपी इन इट्स पर्सन बेटर वेलफेयर इंडिकेटर है, तो डेवलपमेंट के ज्यादा क्लोज है, ठीक है, यूजफुल फॉर इंटर कंट्री कंपैरिजन, ठीक है, ट्रैकल द रियल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ओवर टाइम, इंडिकेट वेदर ग्रोथ बेनिफिट इंडिविजुअल और नॉट। मतलब क्या है, यहां से बस आपको ये समझना है कि पर कैपिटल रियल इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता है, जीडीपी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ पूछा जाए तो जीडीपी होगी, ठीक है, और अगर डेवलपमेंट पूछा जाए तो पर कैपिटा रियल इनकम होगी। ये बात आपको याद रखना है यूपीएससी में फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में आपको इसी बात को याद रखना टुडे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में उसने कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट के अंदर स्टैंड लिए हुए हैं, हमें उन्हीं स्टैंड के हिसाब से फ्यूचर में भी थिंक करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम एचडीआई, ठीक है, ये बात याद रखना। अवॉइड ओवर थिंकिंग अनलेस एक्सप्लिसिटली आस्क्ड, ठीक है, फालतू ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ग्रोथ पूछा है तो जीडीपी के एंगल से सोचना, डेवलपमेंट पूछा है तो पर कैपिटा इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से सोचना। बेन्स के अंदर यूज द बैलेंस अप्रोच, स्टार्ट विद द जीडीपी ग्रोथ, देन क्वालिफाई विद द पर कैपिटा इनकम, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये 2002 का क्वेश्चन है और ये 2007 का क्वेश्चन है। आज इनका दोनों का क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, तो मैं इनके कोई आंसर यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा दोनों के, ठीक है। बट मैं यहाँ से आपको लर्निंग देना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यूपीएससी पूछ क्या सकता है। वो यहाँ पे पूछ रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कॉस्ट एट दी कांस्टेंट प्राइस। मतलब क्या कह रहा है, सीधी सीधी बात है कि किस सेक्टर का जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर यूपीएससी पूछने के अंदर इंटरेस्टेड है। यहाँ पे भी देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है जीडीपी के अंदर किसका क्या, सर्विस इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सर्विस, ठीक है। मुझे पता है कि आप इसका आंसर दोनों के देने के हो, आज के हिसाब से भी दे सकते हो, बट हमें नहीं डिस्कस करना, बजाय हमें टाइम यहाँ पे लगाना है। ये 2026 का इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 है, उसमें से मैंने ये टेबल यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है। अगर आप ये वीडियो 2027 के लिए देख रहे हो, 28 के लिए देख रहे हो, 29 के लिए देख रहे हो, 30 के लिए देख रहे हो, सोर्स यही रहेगा इकोनॉमिक सर्वे का, उसी ईयर का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे उठा लेना, उसका चैप्टर 1 देख लेना, उस चैप्टर 1 में आपको ऐसी टेबल मिल जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी का, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ये डेटा पढ़ के सुना देता हूं, आप ध्यान से समझना, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा यूपीएससी प्रोडक्शन अप्रोच पे फोकस करता है।
अगर मैं एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की बात करूं तो 15.2% टोटल जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन है। पहले 16.3 था, 15.2 है, मतलब एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री ये चेंज होता रहता है। मोटा मोटा समझो 15%, 16%, 15-16% के आसपास एग्रीकल्चर है। इंडस्ट्री की अगर मैं टोटल बात करूं तो 24%, ठीक है, जिसमें माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी, देखो ये सब इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। अगर ज्योग्राफिकली मैं बात करूं तो प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर, माइनिंग ये सब आती है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंडस्ट्री आती है। तो वहां पे माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, इसलिए इंडस्ट्री में नहीं आती। फ्रॉम ज्योग्राफिकल सेंस कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर माइनिंग एंड क्वेरिंग को इंडस्ट्री माना जाता है, ये बात याद रखना। मैन्युफैक्चरिंग तो इंडस्ट्री है ही, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज को भी इंडस्ट्री माना जाता है। इवन दो नाम में सर्विसेज है बट फिर भी इंडस्ट्री माना जाता है, तो ये माना जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन को भी इंडस्ट्री माना जाता है। टोटल 24% का इनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। सर्विसेज की बात करें तो टोटल 51%, मतलब 50% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमें सर्विस सेक्टर से आ रहा है। सर्विस सेक्टर में ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर, इस सारी सर्विसेज को मिला के 50% के आसपास, लगभग 25% के आसपास आपका इंडस्ट्री, एंड लगभग आपका 15% के आसपास एग्रीकल्चर। आपको ये दिमाग में डेटा एक मोटा मोटा रखना है, जिससे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर फ्यूचर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इस टेबल से तो आप कर सको। बस मैं आपको इतना ही सिखाना चाहता हूं इस जगह से। फिर एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में डिमांड साइड, प्राइवेट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट क्या है, ये आपका हाउस होल्ड से है। गवर्नमेंट का कितना है, 99.9, मतलब 10% के आसपास। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लगभग 30%, 30% के हिसाब से, मतलब आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज 30%। एंड एक्सपोर्ट्स कितना है आपका यहाँ पे 21.5%, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, मोटा मोटा डेटा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये है ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन, जीडीपी से और नेशनल इनकम से यूपीएससी ने ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। देखो इनके आंसर आज काम के नहीं है, बट इन क्वेश्चन की अप्रोच हमें समझ आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स इन द लास्ट 10 इयर्स, ठीक है, 4 बार बढ़ी है, मतलब 4 टाइम बढ़ी है जीडीपी, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स थोड़ा एग्जेजरेटेड नहीं लग रहा। द परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी हैज डिक्लाइंड इन द लास्ट 10 इयर्स, मतलब पब्लिक सेक्टर का, मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, परसेंटेज उसका जीडीपी में डिक्लाइन हुआ है लास्ट 10 इयर्स में। तो ये लॉजिकली थोड़ा सही लग रहा है, बट ये लॉजिकली बिल्कुल गलत लग रहा है कि 4 टाइम हमारी जीडीपी बढ़ी होगी लास्ट 10 साल के अंदर। ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया, बहुत एग्जेजरेटेड है। सो टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये लॉजिक से अगर थोड़ा सा लगाया जाए तो समझ जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन थे, दोनों में से एक गलत है, एक सही है, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे तो इकोनॉमिक्स में क्या सीन रहता है कि वहां पे क्या दोनों ऑप्शन सही होते हैं, क्या दोनों गलत होते हैं, या एक गलत होता है, ज्यादा चांसेस क्या है, ये हम आगे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। बट यहां से दिमाग में ये रखना है कि 4 टाइम्स, जब भी ये टाइम्स वर्ड आए, 4 टाइम, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, तो इसको रेड फ्लैग मानना है। इसको एज ए रेड फ्लैग हम कंसीडर कर सकते हैं, अगर अनटिल अनलेस हमें एग्जैक्ट डेटा ना पता हो। अगर मान लो आपको डेटा नहीं पता हो तो आप इसको एज ए रेड फ्लैग देंगे। मैंने देखो यहाँ पे ग्रीन फ्लैग बना दिया, ठीक है, कई बार हो जाता है, इसको रेड फ्लैग बनाते हैं। चलो, ये 4 टाइम्स वर्ड आए ना, 4 टाइम, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 25 टाइम्स, टाइम्स आ जाए ना ये, तो रेड फ्लैग इसको कंसीडर करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज steadily increased in the last 5 years, the growth rate in per capita income has steadily increased in the last 5 years, ठीक है। अब देखो हम एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं, एग्जाम से पहले हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिक एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट की समरी पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सर्वे और बजट के अंदर कोई भी कोचिंग की उठा लीजिए, उसमें अगर स्टेडीली आपको अनटिल अनलेस एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि यार ये चीज स्टेडीली इंक्रीज हो रही है या स्टेडीली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आप उस बात को, स्टेटमेंट को अगर आए तो लिख लेना, नहीं तो आप इसको एक रेड फ्लैग ही कंसीडर करना स्टेडीली वर्ड को। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि स्टेडीली बहुत ही रेयर चांस में, मैं नहीं कह रहा कि स्टेडीली हमेशा गलत होगा, एक यूपीएससी का क्वेश्चन है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वहां पे स्टेडीली सही भी है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अनटिल नेस आपको पता हो तो स्टेडीली सही है।
नहीं पता हो तो स्टेडली को आप रेड फ्लैग मान सकते हो। स्टेडली का मतलब क्या होता है? एक रेगुलर, एक कांस्टेंट रेट के ऊपर कोई चीज बढ़ना या कांस्टेंट रेट पे कोई चीज को घटना, ठीक है, एकदम कांस्टेंट, ठीक है, वो होता है स्टेडली। और आपको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है, ठीक है, तो स्टेडली थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ है कि यार ये चीज कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और ये चीज कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, फ्लक्चुएशन होता है, ज्यादा चांसेस इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन है, कई बार अप्स एंड कई बार डाउन्स, ठीक है, स्टेडली कोई भी चीज नहीं होती, तो आप इसको रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा neither वन एंड नॉर टू, ठीक है। स्टेडली का मतलब क्या, मैं यहाँ पे वर्ड स्टेडली की फिलोसफी बताना चाहता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई 5 साल में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, क्या हुई है, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है आपको ये बताना स्टेडली के बारे में। स्टेडली एन एडवर्ब used to describe an action that occurs at the constant, regular and predictable pace without sudden changes or interruption। फ्लक्चुएशन कुछ इस तरीके से होता है, ग्रेजुअल कुछ इस तरीके से होता है, स्टेडी होता है इस तरीके से, ठीक है। ये स्टेडी, ये स्टेडीली वर्ड को आपको ध्यान से यूपीएससी में आगे याद रखना है। इस क्वेश्चन को देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। मतलब रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। द जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस इन रुपीज हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब देखो दो जगह पे स्टेडीली स्टेडीली है, यहां भी स्टेडीली है और यहां भी स्टेडीली है, ठीक है। अब दोनों स्टेडीली यहां पे गलत नहीं है, ठीक है, ये पहला या सेकंड स्टेटमेंट, इसमें एक स्टेटमेंट गलत है और एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो शायद मुझे जहां तक याद है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस स्टिल इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ये सही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब ये एक आपके सामने है कि आपको थोड़ा यहाँ पे चांस लेना है कि नहीं लेना, इसलिए मैंने आपको दोनों पिक्चर बताई कि स्टेडीली सही भी है गलत भी है। अब आपको क्या रखना है कि भैया यार अब हम करें क्या, स्टेडीली को सही माने कि गलत माने। मैं ये कहूंगा, अगर आपको स्टेडीली का डेटा आपने इकोनॉमिक सर्वे या बजट के अंदर कोई स्टेडीली कोई चीज इंक्रीज हो रही है वो पढ़ा है और आपने उसको अलग रखा है, और अगर वही क्वेश्चन आता है तो आप स्टेडीली को सही मानिए, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो आप, मैं कहूंगा कि आप स्टेडली को थोड़ा सा गलत की तरफ ज्यादा मानने के रखिए। देखो हो कुछ भी सकता है, लेकिन देखो पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है, पूरा प्रीलिम्स इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये बात याद रखना, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ही चलेगी, ठीक है। 100% कोई चीज सही नहीं हो सकती और 100% कोई चीज गलत नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर मान लो कि आपको चांस लेना है तो आप स्टेडली को गलत मान सकते हो, ठीक है। ये डेटा है, आप इस डेटा को पढ़ लेना, अब कोई काम का नहीं है। तो ये था हमारा एपिसोड 1 ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिया गया होमवर्क प्लीज कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी के बने हुए क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच आपके यूपीएससी दोस्त को इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच।